नाज़रीन, दुनिया की सियासत तूले इक़्तिदार, मसलहत और मफादात के गिर्द घूमती है और इसी तरह से आगे चलती है। चाहे ये मुल्कों में हो या बैनुल-अक़वामी सतह पर हो, चाहे ये एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात हों या ख़ित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करनी हो, यही उसूल जो है वो कारफ़रमा रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में जितने चैलेंजेज़ हैं, जितने बहरान हैं, उन बहरानों में सबसे ज़्यादा सख्त बहरान न तो मुआशी बहरान है और न ही सियासी बहरान है। बहरान दरअसल क़यादत का बहरान है और क़यादत का बहरान उस वक्त पैदा होता है जब मुआशरे में, जब मुल्कों में उसूल की सियासत के बजाय मफादात की सियासत परवान चढ़ती है। उसूल की सियासत के बजाय इक़्तिदार जो है उसकी तलब होती है। उसूल की सियासत के बजाय जब जालिम का भी साथ देना पड़ जाए और इक़्तिदार हासिल करना हो, तो फिर ये सूरत हाल जब पैदा होती है तो फिर सियासतदान तो पैदा होते हैं, तो फिर सियासी लीडर्स तो पैदा होते हैं, लेकिन रहनुमा पैदा नहीं होते। हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद ऐसे ही लीडर थे, ऐसे ही ज़रूरतमंद सरबराह थे, जिन्होंने न तो इक़्तिदार की परवाह की, न तो उन्होंने किसी जालिम की परवाह की, न उन्होंने किसी किस्म के झूठ का बयानिया जो है गढ़ा, बल्कि वो सच के साथ खड़े रहे। इसी सच की उन्होंने कीमत अदा की अपनी जान देकर, लेकिन वो इस उसूल पर कायम रहे और वक्त के फ़िरौन और वक्त के यजीद की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने साबित किया कि आज की दुनिया में भी हक के साथ खड़ा रहा जा सकता है, आज की दुनिया में भी उसूल के साथ जिया जा सकता है। और ये उसूल अगर मिलता है तो ये उसूल करबला से मिलता है और वो करबला के हकीकी पैरोकार साबित हुए हैं। मौला अली का फरमान था कि दुनिया जो है वो कुफ्र के साथ जिंदा रह सकती है, निज़ाम कुफ्र के साथ चल सकता है, लेकिन बेइंसाफी के साथ नहीं चल सकता। इसलिए कि जब इक़्तिदार से इंसाफ खत्म हो जाता है तो फिर खामोशी एक जुर्म बन जाती है। और सूरत हाल ऐसी ही पूरी दुनिया में बनी हुई है कि गजा जो है वो जलता रहा, गजा जो है वहां पर कम से कम बच्चे शहीद होते रहे, वहां पर अस्पतालों पर बमबारी होती रही, स्कूलों और मसाजिद पर बमबारी होती रही, चर्चेज भी महफूज न रहे। हर इंसान जो है उसने गम उठाए, लेकिन कोई मुल्क उस तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। अवाम की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ ममालिक में जरूर निकली, लेकिन हुक्मरान टस से मस न हुए। वाहिद मुल्क था ईरान, वो डट कर खड़ा था इन गजा के मजलूमों के साथ। सिर्फ उनकी आवाज बुलंद कर रहा था, बल्कि वो उनकी हर मुमकिन मदद भी कर रहा था। क्यों कर रहा था? इसलिए कि वहां पर जो निज़ाम राइज हुआ वो एक इनकलाब के बाद निज़ाम आया और 47 साल से वो निज़ाम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। यही निज़ाम था जिससे बुनियादी तौर पर खतरा अमेरिका को हुआ या इसराइल को हुआ, इस्तेमार या साम्राज्य से जो भी नाम दे उसको ये खतरा लाहक हुआ, क्योंकि उनके अज़ाइम के सामने अगर कोई खड़ा हुआ था तो यही निज़ाम खड़ा था। इसी निज़ाम को डुबोने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर पहले अटैक किया और उसके बाद फिर दूसरा अटैक किया और आयतुल्लाह अली खामनाई को किसी भी तरीके से झुकाने की कोशिश की। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई, जिन्होंने जान तो दे दी लेकिन उस बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, क्योंकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस फरमान पर अमल कर रहे थे कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। और उसी फलसफे पर चलते हुए उन्होंने कहा कि मुझ जैसा ट्रंप या फिर नेतन्याहू के आगे घुटने नहीं टेक सकता है कि मैं जान दे दूं, लेकिन इनकी अजारादारी तस्लीम नहीं की जाएगी। इस इस्तेमार की, इस साम्राज्य की ये अजारादारी कबूल नहीं होगी, चाहे उसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो असल फलसफे पर इस तरह से हजरत खामनाई ने अमल करके दिखाया। आज सूरत हाल क्या है? ट्रंप ये समझ रहे थे कि आयतुल्लाह खामनाई के चले जाने से, उनकी शहादत से शायद रजीम चेंज हो जाएगा, शायद वहां पर तब्दीली आ जाएगी। आज देखें कि दुनिया जो है वो किस एक नए चैलेंज का सामना कर रही है, क्योंकि ईरान ने इस जंग को फैला दिया है। पूरे खित्ते में इस वक्त जंग की कैफियत है, हर मुल्क परेशान है, यहाँ तक कि कब्रस से लेके ओमान तक, इसराइल से लेके कुवैत तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अमरीकी अड्डा हो और वहां पर ईरान ने हमला न किया हो। तो सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा है। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक आला सतही इजलास तलब किया है। कल ये आला सतही इजलास होने जा रहा है, इन कैमरा ये इजलास है। इसमें तमाम जो पार्लिमानी जमातें हैं उनके सरबराहों को दावत दी गई है शिरकत की। इस इजलास में पाकिस्तान गौर करेगा कि आइंदा की हिकमत अमली उसने क्या मुरतब करनी है। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक के साथ गहरे रवाबित हैं और उसके साथ साथ दूसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी मुल्क है। ईरान वो मुल्क है जिसने हर किस्म की सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ वो खड़ा रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान भी ईरान के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, चाहे वो किसी भी किस्म की सूरत हाल हो, चाहे इनकलाब इस्लामी ईरान से पहले वाला ईरान हो या फिर इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद वाला ईरान हो। पाकिस्तान हमेशा से ईरान के साथ खड़ा रहा है। दोनों मुल्कों में
छोटे मोटे जो इशूज थे वो चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों ममालिक मुख्तलिफ इशूज पर एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। मुकामी फोरम्स पर जिस तरह से ईरान के हवाले से बात आई है तो पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का साथ दिया है। इसी वजह से ईरान के पार्लियामान में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगे और खुद ईरानी ये कहते हैं कि हर हवाले से पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया और इसी वजह से फिर ईरान ने जिस अंदाज से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया वो भी अब तारीख का हिस्सा है। तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान एक इम्तिहान में अब पड़ गया है कि एक तरफ दोस्त खलीजी ममालिक हैं, दूसरी तरफ अमेरिका है और तीसरी तरफ ईरान है, गजा का मामला है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए और किस तरह से वो अपने किरदार को आगे बढ़ा सकता है। अब तक पाकिस्तान जो है वो सिफारती सतह पर कोशिशें कर रहा है कि ये मामला अफाम तफहीम से अमन से हल हो जाए, लेकिन जब आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत हुई उसके बाद जिस तरह से ईरानी फोर्सेस की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया है, जिस तरह से हमले किए उन्होंने अमरीकी बेसिस पर और जिस तरह से इसराइल को निशाना बनाया गया है, उसका शायद तसव्वुर भी न ट्रंप ने किया था और ना ही नेतन्याहू ने किया। इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि ईरान के अंदर भी एक बड़ा जासूसी का नेटवर्क जरूर मौजूद है जिसने इस तरह की खुफिया और अहम मालूमात अमेरिका तक पहुंचाई हैं और ख़ुद अब इंटरनेशनल मीडिया में सामने आ रहा है कि किस किस को खरीदा गया था और कैसे कैसे उनकी लोकेशन ट्रेस की गई थी और किस तरह से हमले किए गए। इससे पहले ईरान की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो इन जासूसों के खिलाफ किया गया था, इन्हें फांसियां भी दी गई थी, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमेरिका के लिए, जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं और ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाएगा, क्योंकि मामला बिल्कुल डू एंड डाई वाला है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी सदर की तरफ से एक मरतबा फिर ये मुतालबा किया गया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अब ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अब आपके साथ मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया, क्योंकि गुज़िश्ता साल आपने मुज़ाकरात की मेज़ सजाई और उसके बाद जंग मुसल्लत कर दी। अब दूसरी मरतबा फिर मुज़ाकरात हो रहे थे, पीर के रोज़ हतमी मुज़ाकरात होने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हमला जो है वो अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर कर दिया। तो अब किसी किस्म के आपके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब बात मैदान जंग में होगी। अमेरिका की तरफ से एक और धमकी ये दी जा रही है कि वो ज़मीनी अफवाज जो है वो उतारेगा। क्या ज़मीनी अफवाज मुकाबला कर पाएंगी ईरानी फोर्सेस का? ईरान महल वकूफ़ के लिहाज से एक गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इस सूरत हाल में क्या अमरीकी फोर्सेस जो है वो आगे बढ़ पाएंगी या फिर एक बड़े जानी नुकसान के साथ उसे पीछे हटना पड़ेगा? अब तक अमेरिका की तरफ से तस्दीक नहीं की जा रही कि उसके कितने फौजी मारे गए हैं, लेकिन ईरानियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब तक 600 के करीब जो अमरीकी फौजी हैं वो मारे जा चुके हैं और इसराइल में भी एक बड़ा जो जानी और माली नुकसान हुआ है वो भी, इसकी लागत भी एक बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है वहाँ पर भी अमेरिका का एक बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के अपने अंदर भी एक बड़ा नुकसान इस बम्बाई से हुआ है। लोगों के घर जो है वो मिसमार हुए हैं, लोगों की बड़ी तादाद शहीद हुई है। यहाँ तक कि जो बमबारी स्कूल के ऊपर हुई उसमें 160 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए हैं। इसराइल की तरफ से एक अस्पताल पर भी बमबारी की गई है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बाद उनकी अहलिया भी शहीद हो चुकी हैं, उनके ख़ानदान के दीगर अफराद भी शहीद हो चुके हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो कल इन कैमरा इजलास होने जा रहा है और देखते हैं कि इस इन कैमरा इजलास में अब वफाकी हुकूमत क्या फैसला करती है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को भी मदऊ किया है, मौलाना फजल रहमान को भी मदऊ किया है, अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास को भी मदऊ किया है, बैरिस्टर गौहर को भी मदऊ किया है और तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को इस इजलास में शिरकत की दावत दी है। और उसके बाद अगली हिकमत अमली जो है वो हुकूमत ने अब मुरतब करनी है कि आगे इस सूरत हाल में कैसे बढ़ा जाए। उसके बाद एक और जो अहम मामला है वो ये है कि जो मुजाहिरीन पर जिस तरह से फायरिंग की गई उस फायरिंग का नोटिस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी लिया है और कहा है कि ये फायर क्यों एहतजाजी मुजाहिरीन पर किया गया है। ऐसे मार्क एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि जो भी अमेरिका की सरजमीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसको हिट किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हिट किया जाएगा जैसे कराची में हिट किया गया है। तो ये सवालात हैं जिनका जवाब ज़रूर अपोजिशन जो है वो हुकूमत से लेगी कि इस हवाले से अब हुकूमत अपनी पॉलिसी जो है वाज़े करे। मिलत तशय्युह में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, जिस तरह से फायरिंग हुई है, जिस तरह से एक बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए हैं, दर्जनों लोग जो हैं वो अखबारात में आया है वो शहीद हुए हैं, उनके हवाले से एक बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस मामले की FIR काटी जाए और एक गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा कर इन मुल्ज़िमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो अब हुकूमत के लिए एक और बड़ा इम्तिहान, एक और बड़ी मुश्किल जो है वो सामने है।
अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत अपने मौक़िफ़ से किस हद तक कायल कर पाती है अपोजिशन को, और अपोजिशन किस हद तक अवामी जज्बात और जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो हुकूमत तक पहुँचा पाती है। इस तमाम सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का किरदार बहुत बेहतर रहा है। जिस तरह से मुजाहिरीन को देखते हुए उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसका असर बहुत मुस्बत रहा है। काश कि इस ऐसी सूरत हाल में सिंध हुकूमत की तरफ से भी ऐसा ही रद्द-ए-अमल आता, या फिर गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया भी ऐसा ही रद्द-ए-अमल देती, तो शायद सूरत हाल इस हद तक कशीदा न होती और इस हद तक लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात न होते।